मैं बस कैजुअली एक गेम खेल रहा होता हूँ और उसे स्ट्रीम कर रहा होता हूँ जहां सिर्फ एक ही व्यूअर होता है, जिस पर अचानक वही व्यूअर एक मैसेज भेजता है और कहता है कि मुझे चूज कर लिया गया है। यह सुनकर इससे पहले कि मैं समझ पाऊं कि हो क्या रहा है, मैं बेहोश हो जाता हूं और अपनी चेयर से नीचे गिर जाता हूं। इसके बाद जब मुझे होश आता है तो बाहर जोर जोर से एक्सप्लोजन्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर मैं जल्दी से विंडो की तरफ भागता हूं और वहां से देखता हूं कि पूरी सिटी आग की लपटों में एनगल्फ हो चुकी है। इसके बाद मैं बाहर जाने का डिसाइड करता हूं और रास्ते में एक वुमन से बात करने की कोशिश करता हूं, जिस पर वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। ये देखकर सिचुएशन और भी स्ट्रेंज लगती है। तभी अचानक मेरे सामने एक चैट विंडो अपीयर होती है, जिसे देखकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूं, क्योंकि उसमें यूजर्स मेरी हर बात पर कमेंट कर रहे होते हैं, जिस पर यूजर्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैं सोचने लगता हूं कि कहीं लंबे टाइम तक स्ट्रीमिंग करने से मेरा दिमाग तो अफेक्ट नहीं हो गया है। इसके बाद उन्हीं में से एक यूजर मुझे वार्न करता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, और यह सुनते ही अचानक मेरे सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस पर चैट में लोग मेरी इमीडिएट डेथ की प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और तभी ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक करता है, लेकिन मैं समहाउ वहां से भागने में कामयाब हो जाता हूं। इसके बाद मैं तेजी से अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसता हूं, लेकिन ज़ॉम्बी पीछे से डोर तोड़ देता है। अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने की कोशिश में मैं गलती से रूफ के एंट्रेंस तक पहुंच जाता हूं, जहां डोर पूरी तरह स्टक होता है, जिस पर कुछ यूजर्स मुझे खींचने के लिए कहते हैं तो कुछ मुझे पुश करने की सलाह देते हैं। आखिरकार डोर खुल जाता है और मैं रूफ टॉप पर पहुंच जाता हूं। डोर को जोर से बंद करता हूं और हांफते हुए सांस लेने लगता हूं। इसके बाद मैं एक्सप्लोजन से लेकर उस बिजार चैट विंडो तक की सारी बातें याद करता हूं और डिसाइड करता हूं कि ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए मुझे किसी वेपन की जरूरत है। कभी अनएक्सपेक्टेडली मेरा लैंडलॉर्ड, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, मेरी तरफ बढ़ता है, जिस पर मेरा पैर फिसल जाता है और मैं गिर जाता हूं, जिससे लैंडलॉर्ड ज़ॉम्बी को अटैक करने का मौका मिल जाता है। तभी एक यूजर मजाक करता है कि क्या लैंडलॉर्ड असल में कोई सप्लाई चेस्ट है। यह सुनकर मैं ध्यान से उसे देखता हूं। फिर मैं ज़ॉम्बी को किक मारकर पीछे धकेलता हूं और जब वह फिर से झपटता है तो मैं उसे रूफ से नीचे धक्का दे देता हूं, जिस पर यूजर्स इसे मेरा लक बताते हैं। इससे पहले कि मैं ठीक से सांस ले पाऊं, रूफ टॉप का डोर फिर से जोर से खुलता है और 2 और ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। इसी बीच में एक सप्लाई चेस्ट से टकराता हूं, उसे तुरंत खोलता हूं और उसके अंदर एक बैट मिलती है। इसके बाद डोर पूरी तरह खुल जाता है और ज़ॉम्बीज रूफ टॉप पर आ जाते हैं। मैं हल्की सी स्मर्क करता हूं और डिसाइड करता हूं कि चाहे दुनिया का एंड ही क्यों ना हो, मैं इनसे फाइट करूंगा, जैसे ये बस एक और गेम हो। इसके बाद ज़ॉम्बीज गुर्राते हैं और मैं उन पर बैट घुमाता हूं, लेकिन एक भी हिट ठीक से नहीं लगती है। मैं फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता हूं और लगातार स्विंग करता रहता हूं। अंदर ही अंदर मानता हूं कि मुझे बैट चलानी नहीं आती है। डेस्परेशन में मैं ज़ॉम्बीज को पंच करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उल्टा जमीन पर गिर जाता हूं। तब मुझे रियलाइज होता है कि एक एक करके इन्हें हराना पॉइंटलेस है, जिस पर मैं अपनी बैट तोड़ देता हूं और उसके शार्प एंड से तीनों ज़ॉम्बीज को एक साथ स्टैब कर देता हूं। इसके बाद मैं वापस अपने अपार्टमेंट में जाता हूं, जहां देखता हूं कि मेरा पीसी और फोन दोनों डेड पड़े होते हैं। तभी एक यूजर मुझसे मेरे आगे के प्लान्स पूछता है और मैं जवाब देता हूं कि मैं अपने माता पिता के हाउस जा रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी मोपेड लेकर केयोटिक स्ट्रीट से गुजरता हूं और यूजर्स लगातार चैट करते रहते हैं। डाउनटाउन की हालत याद करके मुझे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी अचानक मेरे सामने एक लंबी टंग निकलती है, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है और मेरी मोपेड क्रैश हो जाती है, जिस पर एक यूजर पूछता है कि क्या वह सच में टंग थी। मैं उठता हूं और देखता हूं कि एक वेनम फ्रॉग मुझे घूर रहा होता है, जिसे देखकर मैं स्टन्ड रह जाता हूं, क्योंकि मुझे रियलाइज होता है कि ज़ॉम्बीज के अलावा भी क्रीचर्स मौजूद हैं। तभी एक यूजर मजाक करता है कि वह टंग मेजरिंग टेप जैसी लग रही है। इसके बाद मैं एक और अटैक डॉज करता हूं और एक एली में घुस जाता हूं, यह डिसाइड करते हुए कि शार्प टर्न्स लेकर क्रिएचर से बचूंगा। मैं अपने बैकपैक से लाइटर और अल्कोहल की बोतल निकालता हूं और डेड एंड पर स्टैंड लेने के लिए रेडी हो जाता हूं। जैसे ही वेनम फ्रॉग झपटता है, मैं डॉज करता हूं और उसे कचरे में गिरा देता हूं। फिर मैं जल्दी से अल्कोहल बोतल को आग लगाता हूं और वेनम फ्रॉग पर फेंक देता हूं और उसके बाद दूसरी जलती हुई बोतल सीधे उसके मुंह में फेंक देता हूं। तब मुझे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर की वीकनेस अंदर से अटैक होना है। इसके बाद मैं अपनी आखिरी बोतल पकड़ता हूं और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वेनम फ्रॉग को उकसाता हूं। जैसे ही वेनम फ्रॉग अपनी टंग निकालता है, मैं मौका देखकर बर्निंग बॉटल उसके मुंह में फेंक देता हूं, जिसके बाद क्रिएचर आग में तड़पता है और आखिरकार मर जाता है। एक यूजर कमेंट करता है कि उसने अर्ली स्टेज में किसी को इतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा है, जिस पर मैं सोचता हूं कि क्या ये लोग सच में इसे गेम समझ रहे हैं, जबकि मेरी लाइफ दांव पर लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब रियल है या इमेजिनेशन, लेकिन मैं डिसाइड करता हूं कि बेवकूफी भरी मौत नहीं मरूंगा। तब एक सिस्टम विंडो पॉप अप होती है और मुझे पता चलता है कि मैंने एग्रो और रिकॉर्ड कीपिंग स्किल गेन की है। यह रियलाइज करते हुए कि यह सब बिल्कुल गेम जैसा है, मैं स्किल्स पैनल खोलता हूं
और एक नया विंडो मेरे स्किल्स के इफेक्ट्स दिखाता है। मुझे पता चलता है कि इस एबिलिटी की वजह से मुझे डेंजर में सबसे पहले कूदना पड़ेगा। पैनल बंद करने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि अब मेरा फोकस सिर्फ फैमिली को ढूंढना है। मैं देखता हूं कि मेरी मोपेड अब रिपेयर के लायक नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वह वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जब मैं अपने माता पिता के हाउस पहुंचता हूं तो देखता हूं कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है, जिस पर मैं अंदर भागकर उन्हें ढूंढता हूं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। फिर मैं कोई नोट ढूंढने लगता हूं जो शायद उन्होंने छोड़ा हो, और वो मुझे अपने रूम में मिल जाता है। मेरे माता पिता ने लिखा होता है कि वह मिलिट्री के 7.5 थर्ड डिवीजन के साथ इवैक्यूएट हो गए हैं। ये पढ़ते ही मैं फ्रीज हो जाता हूं, जिस पर यूजर्स कमेंट करते हैं कि क्या मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है या मैं रोने वाला हूं। मैं अनईजी फील करता हूं क्योंकि मेरे फादर कभी मुझे यूं नहीं छोड़ते। मुझे रियलाइज होता है कि अगर यह वर्ल्ड गेम की तरह ऑपरेट कर रहा है तो मिसिंग पर्सन वाला सिनेरियो स्टोरी प्रोग्रेशन के लिए इंटेंशनली सेट किया गया है। इसीलिए मैं रैश डिसीजन नहीं लेता हूं। अब मेरे पास सिर्फ एक क्लू आया होता है, 7.5 थर्ड डिवीजन। किचन चेक करते वक्त मुझे कुछ टूना मिलती है और मैं डिसाइड करता हूं कि जाने से पहले खा लूं, क्योंकि और कुछ करने को नहीं होता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, जिस पर मैं किचन नाइफ उठाकर सावधानी से घर में सर्च करता हूं। तभी विंडो के बाहर क्रैश की आवाज आती है और जैसे ही मैं विंडो खोलता हूं एक ज़ॉम्बी मेरा हाथ पकड़ लेता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। मैं नाइफ से उसे पीछे धकेलता हूं और विंडो बंद कर देता हूं। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है एग्रोड 1958, जिस पर मैं सोचता हूं कि शायद मेरी स्किल एक्टिवेट हुई है, और मुझे याद आता है कि अगले 10 मिनट्स तक हर एनिमी को हराने पर मुझे बूस्ट मिलता है। इस क्यूरियोसिटी में मैं डोर पर आए एक और ज़ॉम्बी का सामना करता हूं और हैमर से उसे खत्म कर देता हूं, जिस पर स्किल किल काउंट ऐड करती है। मैं यही प्रोसेस रिपीट करता हूं और टोटल 7 ज़ॉम्बीज को खत्म करता हूं। इससे पहले कि मैं स्किल प्रोग्रेस चेक करूं, किचन से आवाज आती है। वहां मुझे टेबल के नीचे छुपा हुआ एक आदमी मिलता है। स्ट्रेंजर ग्रेटफुल होता है और दोनों के लिए खाना बनाता है। अपने ऑडियंस को ब्रोस कहते हुए मैं मजाक करता हूं कि मैं वैसे भी खाने वाला था, और उन्हें अश्योर करता हूं कि डेंजर हुआ तो मैं एक्ट करूंगा। खाना सर्व करते वक्त वो आदमी बताता है कि वो मायोंगसियो ईट्स में कुकिंग स्टाफ है और प्लेट्स कलेक्ट करने आया था, लेकिन डिलीवरी स्टाफ कम होने की वजह से ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। मुझे याद आता है कि उस आदमी ने घर में छुपने के लिए माफी मांगी थी, बाहर ना निकालने की भीख मांगी थी और बदले में खाना बनाने की ऑफर दी थी। अब मैं खाने की तारीफ करता हूं और बताता हूं कि मैं जल्द ही और इंफॉर्मेशन गैदर करने निकलूंगा। स्ट्रेंजर मेरे साथ चलने की ऑफर करता है और बताता है कि उसके रेस्टोरेंट के सामने वाला एमिनेंट एलिमेंट्री स्कूल अब शेल्टर बन चुका है, जहां मुझे ज्यादा इन्फो मिल सकती है। मैं सोचता हूं कि अगर यह सच में गेम है तो यह आदमी शायद एक एनपीसी है जो स्टोरी आगे बढ़ाने का हिंट दे रहा है। मैं उसका नाम पूछता हूं और कंफर्म होता है कि उसका नाम संगवूक है। खाना खत्म करने के बाद मुझे पता चलता है कि संगवूक अपनी मोपेड छोड़कर भागा था। मुझे गराज में एक बाइक याद आती है और मैं उसे लाने की तैयारी करता हूं, जबकि संगवूक वॉच रखने का वॉलंटियर करता है। थोड़ी देर बाद संगवूक की चीख सुनाई देती है, जिस पर मैं बाहर दौड़ता हूं और देखता हूं कि एक ह्यूज मॉन्स्टर संगवूक को पकड़े हुए है और उसे खाने वाला है। यूजर्स उस क्रिएचर को स्कल हेड कहते हैं और एडवाइस करते हैं कि या तो इग्नोर करो या मरने का रिस्क लो। क्विक डिसीजन लेते हुए मैं गराज की तरफ भागता हूं, बाइक निकालता हूं और वहां से एस्केप करता हूं, जबकि स्कल हेड संगवूक को खा जाता है। भागते वक्त मुझे संगवूक की मोपेड दिखती है जिसमें कीज लगी होती हैं। मैं मोपेड पर स्विच करता हूं और सोचता हूं कि पीछा करते मॉन्स्टर से कैसे निपटना है। मीनवाइल एलिमेंट्री स्कूल के शेल्टर पर एक ऑफिसर सबको अंदर जाने का ऑर्डर देता है ताकि बैरिकेड सेट की जा सके, जिस पर संगवूक का सीनियर यह सुनकर गुस्से में आ जाता है कि संगवूक शायद ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन तभी मास्टर एल्डर, जो एक बुजुर्ग आदमी होता है, उसे शांत करता है और सबको अंदर जाने के लिए इनकरेज करता है। उसी समय मैं वहां पहुंचता हूं अपनी मोपेड चलाते हुए और मेरे पीछे कुछ घसीटता हुआ आता है, जिसे देखकर मास्टर एल्डर का ध्यान जाता है और वह इस अजीब नजारे पर रिएक्ट करता है। जैसे ही सबकी नजर उस चीज पर जाती है, पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ी फिंगर है, जिसे देखकर शेल्टर में मौजूद सारे लोग स्टंड रह जाते हैं। जिस पर मास्टर एल्डर घबराए हुए मुझसे संगवूक के बारे में पूछता है और मैं सीधे कह देता हूं कि संगवूक मर चुका है। फिर जल्दी से जोड़ता हूं कि मैं हरी में हूं और पूछता हूं कि यहां इंचार्ज कौन है। इसके बाद कैप्टन रो, जो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन का चीफ होता है, आगे आता है और बताता है कि एंट्रेंस वही मैनेज करता है। क्यूरियोसिटी में कैप्टन रो पूछता है कि क्या यह जॉइंट फिंगर उसी स्कल हेड की है, और इसी तरह मुझे उस क्रिएचर के बारे में और जानकारी मिलती है, जिस पर कैप्टन रो मानता है कि उसने उस मॉन्स्टर को लोगों को खाते हुए देखा था, लेकिन वो दूर से सिर्फ देख ही पाया। तब मैं बताता हूं कि मैंने ही उस मॉन्स्टर को मारा है और याद करता हूं कि कैसे मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर स्कल हेड को गिराया था। वह बीस्ट लगातार मेरा पीछा कर रहा था और रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उस समय मैंने अपने ब्रोस के साथ एक बेट लगाई थी कि अगर मैं सरवाइव कर गया तो उन्हें मेरा एक फेवर करना पड़ेगा, और अगर नहीं
तो मैं मर जाऊंगा। जिस पर हर यूजर यहां तक कि मेरा ओनली रेगुलर व्यूअर भी इस वेजर को एक्सेप्ट कर लेता है। टनल के पास पहुंचकर मैं मॉन्स्टर को अंदर ल्योर करता हूं, जहां वह फुल स्पीड में क्रैश करता है और वहीं मर जाता है। प्रेजेंट में वापस आकर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं शेल्टर लेने आया हूं, लेकिन इंचार्ज आदमी पहले इन्फेक्शन चेक करने पर इंसिस्ट करता है, जिस पर बाकी सर्वाइवर्स कैप्टन रो से कहते हैं कि मुझे अंदर आने दिया जाए। थरो इंस्पेक्शन के बाद ऑफिसर्स को कुछ भी रॉन्ग नहीं मिलता है और वो मुझे अंदर जाने देते हैं। मास्टर एल्डर फिर से पूछता है कि क्या संगवूक सच में चला गया है, जिस पर मैं वही बात दोहराता हूं और फिर पूछता हूं कि क्या वह दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस पर मास्टर एल्डर बताता है कि वह उसी रेस्टोरेंट का ओनर है जहां संगवूक काम करता था। मैं उसे पूरी घटना बताता हूं और साफ करता हूं कि मैंने मोपेड चोरी नहीं की थी। सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ मैं कहता हूं कि मैं कभी भी संगवूक के बनाए हुए मापो टोफू को नहीं भूलूंगा और फिर एक्सक्यूज लेकर अंदर चला जाता हूं। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है कि मैं ट्यूटोरियल एरिया छोड़ रहा हूं। अब मैं इंफॉर्मेशन पैनल का यूज करके सर्वाइवल चांसेस बढ़ा सकता हूं। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूं, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बस ट्यूटोरियल था। मैं एक खाली क्लासरूम ढूंढता हूं और कहता हूं कि मैं सिर्फ प्राइम 1 से बात करना चाहता हूं, उस बीट को याद करते हुए जिसे मैंने एक्सेप्ट किया था। जिस पर प्राइम 1 पूछता है कि क्या मैं बात करना चाहता हूं और मैं एक्सप्लेनेशन मांगता हूं। एक ब्रो पूछता है कि क्या मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी और मैं कहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिसे सुनकर क्राउड शॉक्ड हो जाती है। एक यूजर कमेंट करता है कि अगर मैंने गेम क्लियर कर ली तो वर्ल्ड मेरी विल के हिसाब से रिक्रिएट हो जाएगी। इस पर प्राइम 1 एक्सप्लेन करता है कि यह वही ओरिजिनल वर्ल्ड है जिसमें मैं रहता था और उन्होंने सिर्फ माय एग्जिट का यूज किया है। वह यह भी बताता है कि मैं ही सोल प्लेयर हूं और मैं ही अकेला हूं जो उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। मैं ही मेन कैरेक्टर हूं। तब मैं पूछता हूं कि क्या संगवूक एक एनपीसी था और प्राइम 1 इसे कंफर्म कर देता है। प्राइम 1 मुझे वार्न करता है कि यूजर्स को अपने व्यूअर्स की तरह ट्रीट करूं। अगर मैं गेम क्लियर नहीं करता हूं तो वर्ल्ड जैसी है वैसी ही रहेगी। नर्वस होकर मैं पूछता हूं कि प्राइम 1 असल में कौन है, जिस पर प्राइम 1 उल्टा पूछता है कि क्या मेरे अपने कैरेक्टर्स कभी मुझसे ऐसा सवाल करते। प्राइम 1 कहता है कि उसे मेरी सोर्ड्समैनशिप पसंद आई है और मुझे बाहर जाकर कुछ इंप्रेसिव दिखाने की चैलेंज देता है। तब मुझे इंफॉर्मेशन पैनल याद आता है जिसे मैंने अभी एक्सेस किया था। मैं उसे खोलता हूं और देखता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव स्कूल के पुलिस चीफ को बचाना है। कुछ देर बाद स्कूल ग्राउंड पर पुलिस ऑफिसर्स फूड स्टैंड ऑर्गेनाइज करने में बिजी होते हैं। मैं नोटिस करता हूं कि यहां करीब 150 लोग इकट्ठा हैं। जैसे ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है, मैं बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूं। मिशन पर फोकस्ड होकर मैं वहां खड़े ऑफिसर से पुलिस चीफ के वेयर अबाउट्स पूछता हूं। ऑफिसर जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूं कि अगर जानकारी दी जाए तो मैं हेल्प करूंगा और कहता हूं कि डिपार्टमेंट कैप्टन मीन से कंफर्म कर ले। ऑफिसर रेडियो पर कैप्टन मीन से बात करता है और परमिशन मिलने के बाद डिटेल्स शेयर करता है। मॉन्स्टर को हराने की कंफर्मेशन के बाद ऑफिसर बताता है कि पुलिस चीफ पेट्रोल पर गए थे और वापस नहीं लौटे। मैं और पूछता हूं कि सर्च ऑर्गेनाइज क्यों नहीं की गई। ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 30 ऑफिसर्स होने की वजह से रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। डिटरमिन होकर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं पुलिस चीफ के टेम्परेरी ऑफिस में क्लूज चेक करूंगा, क्योंकि प्रॉपर सर्च के लिए ज्यादा इन्फो चाहिए। ऑफिस के अंदर मुझे एक मैप मिलता है जिस पर एक लोकेशन मार्क होती है। तभी डोर पर नॉक होती है और डिटेक्टिव गो अंदर आता है और ग्रीट करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव गो अजीब तरीके से मेरा हाथ दबाता है और पूछता है कि मैंने क्या डिस्कवर किया है। अचानक बाहर स्क्रीम्स गूंजती हैं। मैं बाहर भागता हूं और देखता हूं कि इन्फेक्टेड लोग इवैक्यूज के बीच घुले हुए हैं, जिससे पूरा एरिया केओस में चला जाता है। मैं तुरंत डिसाइड करता हूं कि हेल्प करनी है और पुलिस को गन्स की बजाय बैटन्स यूज करने की सलाह देता हूं। मीनवाइल मास्टर एल्डर आगे आता है और फ्राइंग पैन से ज़ॉम्बीज पर अटैक करता है। बारी बारी से वो और मैं अटैकर्स को खत्म करते हैं। जहां मैं हैमर का सही यूज करता हूं, इवैक्यूज गेट्स खोलने की मांग करते हैं और एक पुलिस ऑफिसर क्राउड को शांत करने की कोशिश करता है। एक इवैक्यूई सवाल करता है कि इन्फेक्टेड को चेक पॉइंट से कैसे आने दिया गया। मुझे पता चलता है कि इन्फेक्टेड जबरदस्ती नहीं घुसे थे, बल्कि सब साथ ही अंदर आए थे। ये सोचकर कि शायद किसी पुलिस ने उन्हें अंदर आने दिया, मैं गुस्से में आ जाता हूं और डिसाइड करता हूं कि मैं खुद मिसिंग पुलिस चीफ को ढूंढूंगा। वह चुपचाप मास्टर एल्डर के पास जाता है और ऑफिसर्स पर नजर रखने को कहता है। साथ ही वार्न करता है कि वह सर्च पार्टी में शामिल ना हो। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यह संगवूक की काइंडनेस चुकाने का मेरा तरीका है। कैप्टन मीन और डिटेक्टिव गो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं और संगवूक की मोपेड लेकर मार्क्ड लोकेशन की तरफ निकल जाता हूं। थोड़ी राइड के बाद मैं एक डेजर्टेड जगह पहुंचता हूं
और एरिया इंस्पेक्ट करता हूँ जहां मुझे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो शायद ज़ॉम्बीज के होते हैं। अचानक मैं बोलता हूँ कि मुझे अब तक कोई एडिशनल सप्लाई चेस्ट क्यों नहीं मिली। एक ब्रो बताता है कि सप्लाई चेस्ट पेड कंटेंट है और दूसरा याद दिलाता है कि मुझे ट्रायल के तौर पर एक जन मिला था जिससे मैं पहले चेस्ट खोल पाया था। वह मुझे चैट विंडो टैप करके नीचे स्क्रॉल करने को कहते हैं। एडवाइस फॉलो करने पर मुझे डोनेशंस बटन दिखता है और पता चलता है कि मेरे ब्रोज पहले ही फंड्स भेज चुके हैं। ये देखकर मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ और चिल्लाता हूं कि उन्होंने यह पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद मैं कंटेनर हाउस के अंदर जाता हूं, जबकि मेरे ब्रोज मुझे पहले चिल्लाने और अब सल्क करने पर टीज करते हैं। मैं फील करता हूं कि वह मुझसे अब भी कुछ छुपा रहे हैं। कंटेनर हाउस इंस्पेक्ट करते वक्त मैं सोचता हूं कि क्या पुलिस चीफ यहीं होल्ड किया गया है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी विंडो पर जोर से टकराता है जिससे मैं चौंक जाता हूं। मुझे रियलाइज होता है कि फुटप्रिंट्स सच में ज़ॉम्बीज के ही थे। जैसे ही एक ज़ॉम्बी डोर से घुसने की कोशिश करता है, मैं उसे तेजी से किक मारकर बाहर फेंक देता हूं। इसके बाद मैं एक एक करके ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगता हूं और मेरी एग्रो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज 240% तक बूस्ट हो जाती हैं और मैं अनडेड को हंट करता रहता हूं। तब पीछे से एक जीप क्रैश करती हुई आती है और कई ज़ॉम्बीज को कुचल देती है। साइड में डॉज करते हुए मैं तुरंत पहचान लेता हूं कि ड्राइवर वही है जिसने ज़ॉम्बीज को अंदर आने दिया था। जीप के अंदर डिटेक्टिव गो मुझे गाड़ी से बचते और अकेले ज़ॉम्बीज को खत्म करते देख शॉक्ड रह जाता है। डेस्पिरेशन में डिटेक्टिव गो एक्सेलरेटर दबाता है और मुझे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह चेक करता है तो बॉडी एक ज़ॉम्बी की निकलती है। उसी पल मैं जीप की विंडो पर जोर से मारता हूं और डोर खोलने की डिमांड करता हूं। जब डिटेक्टिव गो मना कर देता है तो मैं विंडो तोड़ देता हूं, लेकिन तभी डिटेक्टिव गो मुझे स्टन गन से हिट करता है और जीप लेकर भाग जाता है। हार ना मानते हुए मैं जीप के पीछे दौड़ता हूं। डिटेक्टिव गो कंटेनर्स के बीच जीप रोकता है और एक बटन दबाता है जिससे अंदर से ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड बाहर निकल आता है। अब चारों तरफ से घिरा हुआ मैं अपनी एग्रो पावर को स्पाइक होते हुए फील करता हूं। मेरी फिजिकल एबिलिटीज 500% तक पहुंच जाती हैं। मैं ज़ॉम्बीज को चीरता चला जाता हूं, लेकिन उनकी संख्या लगातार ओवरवेलमिंग होती जा रही है। ये रियलाइज करते हुए कि मुझे डिटेक्टिव गो को रोकना ही होगा, मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हूं और आखिरकार डिटेक्टिव गो तक पहुंच जाता हूं, जहां मैं उसे पुलिस चीफ को रिलोकेट करने के ऑर्डर्स देते हुए सुनता हूं, जिस पर मैं उसका राइट हैंड पकड़ता हूं, फिर लेफ्ट हैंड पकड़ता हूं और शेयर फोर्स से दोनों को क्रश कर देता हूं। इसके बाद मैं उसे एक साइड में किक मारकर ड्राइवर सीट खुद ले लेता हूं। इसके बाद मुझे एक पेयर ऑफ हैंडकफ्स मिलती हैं और मैं ब्रोस के इस मजाक को इग्नोर करता हूं कि इन्हें एक्स्ट्रा डोनेशंस के लिए यूज किया जा सकता है और इंस्टेड डिटेक्टिव गो को जीप से कफ कर देता हूं। फिर मैं जीप चलाता हूं। रास्ते में ज़ॉम्बीज को व्हील्स के नीचे कुचलता हुआ स्कूल की तरफ वापस जाता हूं। तभी अचानक रोड पर मुझे एक टेडी बियर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं घबरा जाता हूं और ब्रेक मार देता हूं और टेडी सड़क के किनारे गिर जाता है। ब्रोस जोक्स क्रैक करते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इस अजीब नजारे पर होता है क्योंकि टेडी बेयर खुद से उठकर चल रहा होता है। मैं उस छोटे से फिगर को घूरता रहता हूं, अलर्ट रहते हुए कि आगे क्या हो सकता है। टेरर में मैं टेडी बेयर को देखता हूं और अपने ब्रोस से पूछता हूं कि यह आखिर है क्या, जिस पर प्राइम 1 बताता है कि यह एक ओनली बेयर है जिसका पर्पस मुझे सप्लाई चेस्ट तक ले जाना है। इसी बीच डिटेक्टिव गो को होश आने लगता है। तब मैं अपने ब्रोस के सामने 2 चॉइसेस रखता हूं, या तो मैं प्यार से डिटेक्टिव गो से कहूं कि वापस सो जाए या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे दोबारा सुला दूं। मेजॉरिटी पहला ऑप्शन चुनती है, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं और जल्दी से डिटेक्टिव गो को स्टन करके ओनली बेयर के पीछे चल देता हूं। ओनली बेयर मुझे एक सप्लाई चेस्ट तक ले जाता है। चेस्ट की कॉस्ट 5 जन होती है और शील्ड आइकॉन देखकर मैं मान लेता हूं कि इसमें वेपन नहीं होगा। नर्वस होकर मैं इसे खरीदता हूं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक फ्लैशलाइट निकलती है। डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद मैं अपना फोकस स्कूल वापस जाने पर रखता हूं। स्कूल पहुंचने पर ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी चेकमेट से कैसे गुजर गया, जबकि दूसरा ऑफिसर कहता है कि पहले आफ्टर मैच संभालना जरूरी है। तभी कैप्टन मीन बीच में आता है और ऑफिसर्स को सिटीजन्स पर ध्यान देने के लिए कहता है और याद दिलाता है कि वो सब एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी टाल चुके हैं, जिस पर उन्हें प्राउड फील करना चाहिए। कुछ देर बाद कैप्टन मीन मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़े ऑफिसर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव गो को पुलिस चीफ को शिफ्ट करने की ड्यूटी दी गई थी। वह सोचने लगता है कि शायद ये सब मेरा किया हुआ है, क्योंकि शुरू से ही मैं उसे थोड़ा ऑड लगा था। मैटर को अपने हाथ में लेते हुए कैप्टन मीन डिसाइड करता है कि यह बात सिर्फ उन तीनों के बीच ही रहे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एल्डर पूरी कन्वर्सेशन सुन लेता है और सस्पेक्ट करने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि कैप्टन मीन बेसमेंट की तरफ जा रहा है। बाहर 2 ऑफिसर्स डिटेक्टिव गो की जीप ढूंढ लेते हैं और उसे अंदर डेड पाते हैं। उधर मास्टर एल्डर पैनिक में सीढ़ियां चढ़ता हुआ भागता है ताकि मुझे वार्न कर सके। तभी अनएक्सपेक्टेडली उसकी टक्कर मुझसे होती है, जिसने कैप और हुड पहन रखी होती है।
मास्टर एल्डर जल्दी जल्दी मुझे बताता है कि पुलिस चीफ और कैप्टन मीन बेसमेंट में है और डोर गार्ड करने वाला ऑफिसर भी इन्वॉल्व्ड है। यह सुनते ही मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और उस रूम की तरफ बढ़ जाता हूं जहां पुलिस चीफ को रखा गया होता है। अंदर कैप्टन मीन पुलिस चीफ को स्टनगन से थ्रेट कर रहा होता है। उसी समय एक ब्रो प्रॉमिस करता है कि अगर मैं कैप्टन मीन को ड्रॉप किक मारूं तो वो एक जिन डोनेट करेगा। बिना सोचे समझे मैं चार्ज करता हूं और किक मार देता हूं, जिससे डोनेशन तुरंत मिल जाती है। कैप्टन मीन पिस्टल चलाता है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और गोली इधर उधर चली जाती है। इसके बाद मैं नी स्ट्राइक करता हूं और कैप्टन मीन फायरिंग करता रहता है जब तक गन खाली नहीं हो जाती। मौका देखकर मैं उसके चेहरे पर 3 पंचेस मारता हूं। कीज मांगते हुए मैं देखता हूं कि कैप्टन मीन स्टन गन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मैं तेजी से रिएक्ट करता हूं और डिटेक्टिव गो की स्टन गन से उसे शॉक देता हूं और कहता हूं कि डिटेक्टिव गो को मेरा रिगार्ड्स दे देना। कैप्टन मीन की पिस्टल उठाकर मैं बेसमेंट गार्ड ऑफिसर की तरफ मुड़ता हूं। जैसे ही ऑफिसर अंदर आता है मैं उसे हेडशॉट मार देता हूं, जिस पर ब्रोस मजे में डोनेशंस भेजने लगते हैं। कैप्टन मीन के पास लौटकर मैं पिस्टल उसकी तरफ तानता हूं और सोचता हूं कि कहां शूट किया जाए। आखिर में मैं बैरल उसके सिर पर रख देता हूं और याद दिलाता हूं कि कुछ देर पहले वह कितनी जल्दी मुझे गोली मारना चाहता था। एक ब्रो फिर से जन डोनेट करता है और मैं मुस्कुराते हुए थैंक्स कहता हूं, जबकि कैप्टन मीन डर के मारे चिल्लाने लगता है। कैप्टन मीन डर से खुद पर कंट्रोल खो देता है, जिसे देखकर मैं पिस्टल नीचे कर देता हूं। कुछ देर बाद मैं बेसमेंट से पुलिस चीफ को सहारा देते हुए बाहर लाता हूं और बाकी ऑफिसर्स को बताता हूं कि रिस्पॉन्सिबल लोग नीचे बंधे हुए हैं। फाइनली मैं राहत की सांस लेता हूं और इन्फो पैनल खोलता हूं, जो हिंट देता है कि एक ही जगह ज्यादा देर रुकना डेंजरस है। बाद में मैं एक रूम में बैठा आराम करता हूं और सोचता हूं कि सिर्फ एक दिन में कितनी चीजें बदल गई हैं। एक ब्रो मुझे पुलिस चीफ को बचाने पर कांग्रेचुलेट करता है, जबकि दूसरा वहीं रुकने की सलाह देता है। लेकिन मैं इन्फो पैनल की वार्निंग को लेकर अनईजी फील करता हूं और सोचता हूं कि ज्यादा देर कितनी होती है। एक ब्रो वुमेन देखने की बात करता है, लेकिन ये बेचारा करता है, लेकिन आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। फ्रस्ट्रेटेड होकर आखिरकार मैं उठने और बाहर जाने का डिसाइड करता हूं। बाहर पुलिस चीफ आता है और पूछता है कि क्या मैं जा रहा हूं। हेड हिलाते हुए मैं पूछता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस चीफ मुझे हेल्प के लिए थैंक्स करता है और बताता है कि उन्होंने मुझे रीसप्लाई करने का डिसाइड किया है। मुझे याद आता है कि पुलिस चीफ अपने पुराने साथियों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने ये काम खुद करने का ऑफर दिया था। मैंने कैप्टन मीन और डिटेक्टिव गो को जीप के पीछे बांधा और गाड़ी चलाकर उन्हें घसीटते हुए ले गया था। जब ज़ॉम्बीज उनके पीछे दौड़ रहे थे, तभी टॉर्चर एंजॉयर नाम के एक ब्रो ने एक जन डोनेट किया था। स्पीड बढ़ाने पर दोनों चीफ पीछे छूट गए थे। बाद में मैंने कैजुअली कहा था कि एक्सपल्शन के दौरान थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। प्रेजेंट में वापस आकर मैं रीसप्लाई एक्सेप्ट करता हूं और पुलिस चीफ मुझे जीप भी दे देता है। उस रात मैं गाड़ी में बैठकर फ्लैशलाइट इंस्पेक्ट करता हूं। बोस वेग हिंट्स देते रहते हैं, तो मैं रेस्ट करने का डिसाइड करता हूं। कुछ देर बाद मुझे ठंड महसूस होती है और मिरर में देखने पर मुझे एक क्लोक्ड फिगर दिखता है, एक स्केलेटन जो सीधे मुझे घूर रहा होता है। गसबम्स के साथ मैं जीप स्टार्ट करता हूं और तेजी से निकल जाता हूं। स्कूल को पीछे छोड़ते हुए सोचता हूं कि प्रॉपर फेयरवेल भी नहीं मिला। मैं ब्रोस से वार्निंग ना मिलने की शिकायत करता हूं, जिस पर एक ब्रो बताता है कि अगर वो हेल्प करें तो उन्हें किक आउट कर दिया जाएगा। पीछे देखते हुए मैं पाता हूं कि स्केलेटन गायब हो चुका है, लेकिन अचानक वही स्केलेटन जीप की विंडो तोड़ देता है, जिससे मैं बुरी तरह डर जाता हूं। मैं एक्सेलरेटर दबाता हूं और किसी चीज से टकरा जाता हूं। क्लोक्ड स्केलेटन पास आता है। मैं बाहर कूदकर फायरिंग करता हूं, लेकिन बुलेट्स बेसर रहती हैं। मैं एक बिल्डिंग में भागता हूं, लेकिन स्केलेटन सामने ही मिल जाता है। क्रिएचर झपटता है, लेकिन मेरी फ्लैशलाइट की बीम उस पर पड़ती है। वीकनेस समझते ही मैं फिर फायरिंग करता हूं और विंडो से बाहर कूद जाता हूं। उसी समय टॉर्चर एंजॉयर फिर से एक जन डोनेट करता है। बाहर मैं बाइक लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन टायर फ्लैट होता है और मैं गिर जाता हूं। स्केलेटन पास आता है तो मैं फ्लैशलाइट चलाता रहता हूं और फायरिंग करता हूं और नोटिस करता हूं कि क्रिएचर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लास्ट बुलेट चलाते ही स्केलेटन आखिरकार वैनिश हो जाता है। एग्जॉस्टेड होकर मैं गिर जाता हूं। तभी मेरी नजर पास में कुछ अनयूजुअल चीज पर जाती है। एक फ्लैशलाइट ऑन ऑफ हो रही होती है, जिसे मैं ध्यान से देखता हूं। मैं पैटर्न पहचान लेता हूं और रियलाइज करता हूं कि ये मॉर्स कोड है और पिस्टल रेडी कर लेता हूं। जैसे ही फ्लैशलाइट वाला पर्सन पास आता है, मैं तुरंत वेपन तान देता हूं। वो स्ट्रेंजर खुद को आरव बताता है। स्कूल यूनिफॉर्म में होता है और नर्वस होकर कहता है कि वह बुरा इंसान नहीं है और पूछता है कि क्या मैं पुलिस के साथ हूं। मुझे पता चलता है कि आरव अकेला है और मैं उसकी फ्लैशलाइट मांग लेता हूं, जिसे आरव मजबूरी में दे देता है। इसके बाद मैं उसे बैग देने को कहता हूं। आरव प्रोटेस्ट करता है कि उसमें सिर्फ इमरजेंसी रेशन है, लेकिन प्रेशर में बताता है कि वह इंस्टेंट नूडल्स, हैम और टूना है। जब वह जाने की कोशिश करता है तो मैं उसे कपड़े उतारने का ऑर्डर देता हूं, चेक करने के बाद कि उसके पास कुछ सस्पिशियस नहीं है। मैं सोच में पड़ जाता हूं कि वह बिना वेपन कैसे सरवाइव कर पाया और उसे एक्यूज करता हूं कि वह किसी और के साथ काम कर रहा है। मैं चुपचाप अपने ब्रोस से कहता हूं कि न्यू कमर पर नजर रखें और नजरें फेर लेता हूं।
आगे बढ़ते हुए मैं आरव से कहता हूं कि अब दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे और फ्लैशलाइट अपने पास रख लेता हूं। आरव पूरी तरह टूट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसके सारे दोस्त उसे बचाते हुए मर गए, और ये कहते कहते वो रोने लगता है। ये देखकर ब्रोस भी पॉइंट आउट करते हैं कि आरव सच में डिस्ट्रेस में है, जिससे साफ हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। जिस पर मैं थोड़ा सॉफ्ट पड़ता हूं और आरव से कहता हूं कि वह मेरे साथ चले, क्योंकि मैं किसी अंडर क्लास मैन को ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता। इसके बाद अचानक केओस फैल जाता है जब एक वेनम फ्रॉग अपनी टंग से अटैक करता है। आरव मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसके पीछे एक स्कल हेड लगा होता है। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। आरव मुझे एक एली में ले जाता है और मुझे शार्प टर्न्स लेने को कहता है ताकि हम एक ड्रेनेज चैनल तक पहुंच सकें जहां किनारे किनारे दौड़ा जा सके। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, स्कल हेड फिसलता है और पानी में गिर जाता है। आगे मुझे वेनम फ्रॉग की टांग दिखाई देती है, जिस पर मैं आरव को सिग्नल पर झुकने की वार्निंग देता हूं। तभी फ्रॉग साइड स्ट्रीट से निकलता है और जोर से टंग मारता है। हम दोनों लड़के झुक जाते हैं और टंग पीछे स्कल हेड पर जा लगती है। अब वेनम फ्रॉग और स्कल हेड आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिससे मुझे और आरव को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद आरव मुझे एक बाइसिकल रेंटल शॉप तक ले जाता है और दोनों टैंड बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। स्टीयरिंग थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आरव मुझे एनकरेज करता है और कहता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वह बताता है कि उसने ये जगह मैप पर देखी थी और ये बहुत सेफ और वेल इक्विप्ड है। आरव पूछता है कि क्या मुझे 7.5th डिवीजन के बारे में कुछ पता है, और बताता है कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि 7.5th डिवीजन उन्हें ले गई है। मैं मानता हूं कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता और सोचता हूं कि शायद वह लोग सिर्फ कुछ खास लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तभी एक जीप सीधे हमारे सामने क्रैश करती है। मैं तुरंत भाग कर जाता हूं और अंदर एक आदमी को देखता हूं। कंफर्म करने पर पता चलता है कि वह ह्यूमन है, तो मैं उसे बाहर खींचता हूं और उसका नाम पता चलता है विक्रम, जो एक प्राइवेट होता है। वो जीप में सप्लाई ढूंढता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक विक्रम एक नाइफ निकाल लेता है, जिस पर मैं उसे किक मारकर दूर फेंक देता हूं और खुद वेपन पकड़ लेता हूं और विक्रम को डिजर्टर कह देता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि एक प्राइवेट यहां क्या कर रहा है और क्या उसने अपने कॉमरेड्स को धोखा दिया है। पैनिक में विक्रम कहता है कि बाकी सब मर चुके हैं और वही अकेला सर्वाइवर है। आरव जोर से सोचता है कि क्या विक्रम सच में सोल्जर है। मैं उसे ध्यान से चेक करता हूं, विक्रम का आईडी टैग निकालता हूं और उसे ऑर्डर देता हूं कि अपना सर्विस नंबर सुनाए, ताकि साबित हो सके कि उसे वह याद है। विक्रम सही सर्विस नंबर सुना देता है, लेकिन मैं अब भी कॉशियस रहता हूं। मैं उससे 7.5 डिवीजन के बारे में पूछता हूं, लेकिन विक्रम कहता है कि उसने ये नाम पहली बार सुना है। आरव याद दिलाता है कि ज्यादा देर बाहर रहना डेंजरस है, जिस पर मैं एग्री करता हूं और जीप के ऊपर से कूदकर गेट क्रॉस करता हूं। आरव विक्रम को पीछे छोड़ने में हेजिटेट करता है, लेकिन मैं उसे यूजलेस कहकर डिसमिस कर देता हूं। आरव और जोर देता है और विक्रम गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे भी साथ ले चलें, क्योंकि उसका पैर भी टूटा हुआ है। मुझे याद आता है कि विक्रम पहले अकेला छोड़े जाने की बात कर रहा था, लेकिन विक्रम मानता है कि उसने डर की वजह से ऐसा कहा था। रिलक्टेंटली मैं उसे अंदर ले जाने के लिए एग्री कर जाता हूं। गेट में पावर नहीं होती तो मैं आरव को मैनुअली गेट खोलने और विक्रम को अंदर हेल्प करने को कहता हूं। तीनों के अंदर आते ही मैं नोटिस करता हूं कि पार्किंग लॉट में सिर्फ 4 कार्स हैं और सोचता हूं कि अगर लोग गाड़ियों से जा चुके हैं तो गेट्स बंद क्यों हैं। बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हुए हमें अंदर कोई नहीं मिलता। आरव इन्फर्मरी से विक्रम के लिए एक क्रच ले आता है। मैं अनाउंस करता हूं कि मैं एरिया स्काउट करने जा रहा हूं। तभी आरव घबराकर मेरी स्लीव पकड़ लेता है, लेकिन मैं सिर हिलाकर उसे रियश्योर करता हूं। अपस्टर्स जाते हुए मैं क्वाइटली अपने ब्रोस से पूछता हूं कि क्या मुझे आरव को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वेंडिंग मशीनन्स की वजह से यह जगह रिलेटिवली सेफ ही है। लेकिन मेरे ब्रोस इस आइडिया से एग्री नहीं करते। तभी अचानक मुझे पास के एक रूम से रेडियो की आवाज सुनाई देती है। मैं रियलाइज करता हूं कि अभी भी पावर है और ब्रॉडकास्ट से पता चलता है कि 7.43 डिवीजन लोगों को जेजू आइलैंड भेज रही है और सबको ट्रेन से देजा पहुंचने का ऑर्डर दिया गया है। इस लीड को महसूस करते हुए मैं इन्फो पैनल खोलता हूं, जो अब मुझे ट्रेन स्टेशन के जरिए सिटी एस्केप करने को डायरेक्ट करता है। ब्रोज एक्साइटेड हो जाते हैं और आगे के लॉन्ग जर्नी की बात करते हैं। डाउनस्टर्स लौटते वक्त मैं देखता हूं कि बेड पर सिर्फ विक्रम है। आरव बेसमेंट में किसी स्ट्रेंज नॉइज की जांच करने चला गया होता है। इंस्टेंटली मैं ऑफिस की तरफ जाता हूं ताकि टैक्सी कीज मिल सके, और मुझे शक होता है कि किसी ने जानबूझकर लाइट्स बंद की हैं। सर्च करते हुए मुझे आवाज सुनाई देती है और मैं वापस विक्रम के पास जाता हूं, जहां वह फ्लोर पर गिरा हुआ मिलता है। मैं मॉन्स्टर सस्पेक्ट करता हूं, लेकिन विक्रम शर्मिंदा होकर कहता है कि वह बस गिर गया था। तब स्टेयर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है और दोनों टेंस हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी सामने आता है जिसने आरव के गले पर नाइफ रखा होता है। आरव मुझसे भाग जाने को कहता है, लेकिन मैं बस पूछता हूं कि क्यों वह अपना नाइफ दिखाता है
और आदमी से आरव को छोड़ने की मांग करता हूँ। वो आदमी खुद को कंपनी ओनर बताता है और आरव को थीफ कहता है क्योंकि उसने उसके बिजनेस में घुसपैठ की थी। वह कंप्लेन करता है कि वह कस्टमर कॉल्स में बिजी है, ड्राइवर्स की शॉर्टेज है और थीफ से निपटने का टाइम नहीं है। विक्रम डर जाता है कि कहीं आरव को चाकू ना मार दिया जाए और मैं मानता हूं कि आरव को अकेला भेजना मेरी गलती थी। जल्दी सोचते हुए मैं एक्टिंग करता हूं और कहता हूं कि मैं थीफ नहीं बल्कि ड्राइवर हूं जो हेल्प करने आया है। मैं अपनी स्किल्स का बोस्ट करता हूं और कहता हूं कि मैं सारे कस्टमर्स हैंडल कर सकता हूं और ओनर से इंटरव्यू लेने की जिद करता हूं। ओनर एप्लीकेशन मांगता है। मैं ब्लफ करता हूं कि वह ऑफिस में छूट गई है और क्वाइटली विक्रम को कहता हूं कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन उठा लाए जो मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो। विक्रम चुपचाप जाता है और एक एप्लीकेशन ले आता है जो मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। ओनर उसे पढ़ने में बिजी हो जाता है और उसी मोमेंट आरव उसे किक मार देता है और मैं विक्रम की क्रच से उसे नॉकू कर देता हूं। ओनर के बेहोश होते ही और कीज मिलते ही हम जल्दी से बाहर भागते हैं और टैक्सी में बैठ जाते हैं। विक्रम हैरान होता है कि टूटी हुई लेफ्ट लेग के बावजूद वही ड्राइव कर रहा है, लेकिन मैं उसे ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने को कहता हूं। एस्केप करते वक्त लोग शेल्टर के लिए बिल्डिंग में घुसने लगते हैं, लेकिन एक अप्रोचिंग मॉन्स्टर उन्हें निगलने लगता है। क्रिएचर टैक्सी के पास आता है और जोर से चिल्लाता है, जिस पर मैं सोचता हूं कि यहाँ क्रॉलर क्यों आ गया। डर के मारे विक्रम गाड़ी स्टार्ट करता है और मेन गेट की तरफ मोड़ देता है। मैं रियलाइज करता हूं कि मॉन्स्टर जल्दी पकड़ लेगा। तभी मैं कंपनी ओनर को मेन बिल्डिंग से बाहर निकलते देखता हूं। फास्ट रिएक्ट करते हुए मैं विक्रम को बिल्डिंग की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहता हूं। मॉन्स्टर पीछे पीछे आता है, लेकिन शार्प टर्न लेकर विक्रम सही टाइम पर मेन गेट की तरफ वापस मुड़ता है, जिससे मॉन्स्टर बिल्डिंग से जा टकराता है। रोड पर लौटते हुए विक्रम ओनर के फेथ पर रिग्रेट करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई और ऑप्शन नहीं था और आरव भी एग्री करता है। तभी मैं डोर पर एक ब्लू लाइन नोटिस करता हूं, जिसे क्रॉस करते ही मुझे पता चलता है कि हम चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब मिशन सेटिंग चैट के लिए अनलॉक हो गई है, जिससे व्यूअर्स मेरे लिए रिवॉर्ड्स के तौर पर अलग अलग इफेक्ट्स खरीद सकते हैं। एक ब्रो रिच फैन सेलिब्रेट करता है कि अब शाइन करने का मौका मिला है और दूसरा मजाक करता है कि पे 2 विन फीचर अनलॉक हो गया है। क्यूरियोसिटी में मैं सोचता हूं कि क्या मेरे साथ बैठे लोग ये सब देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता चलता है कि वह ना मुझे देख सकते हैं और ना ही बारोस से बात करते सुन सकते हैं। कंफ्यूज्ड होकर मैं चैट से पूछता हूं कि आखिर चेंज क्या हुआ है। उसी मोमेंट रिच फैन एक जन डोनेट करता है और मैं थैंक्स कहता हूं। तब क्रोलिंग मॉन्स्टर की भारी आवाज फिर से सुनाई देती है। मॉन्स्टर पास आता है तो मैं विक्रम को तेज चलाने को कहता हूं, लेकिन विक्रम कहता है कि यही उसकी टॉप स्पीड है। मॉन्स्टर गैप कम करता जाता है और मैं सोचता हूं कि शायद यह स्ट्रेट लाइन में ज्यादा तेज चलता है। मैं तुरंत आरव से पूछता हूं कि क्या कोई अल्टरनेट रूट पता है। थोड़ा सोचने के बाद आरव विक्रम को सामने पहाड़ी की तरफ जाने को कहता है। मैं इंसिस्ट करता हूं कि आरव की बात मानो और गाड़ी चढ़ाई चढ़ने लगती है। जल्द ही हम एक क्लिफ के पास पहुंचते हैं। आरव विक्रम को आगे बढ़ते रहने को कहता है। नर्वस होकर मैं अपने बोरोस से मिशन मांगता हूं, सबसे बुरा सोचते हुए। लकली रिच फैन एक चैलेंज सेट कर देता है। विंडो नीचे करने और क्रोलर को टॉन्ट करने का मिशन मिलता है, जिसमें रिवॉर्ड ये होता है कि कार 15 सेकंड्स तक रोड से नॉक नहीं होगी। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं विंडो नीचे करता हूं और मॉन्स्टर को जोर जोर से टॉन्ट करता हूं, जिस पर क्रोलर कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है। यह देखकर आरव घबरा जाता है और मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन मैं लगातार क्रोलर को टॉन्ट करता रहता हूं, इस उम्मीद में कि प्लान काम कर जाए। जैसे ही मिशन कंप्लीट होता है, क्लिफ के एज पर इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। विक्रम कार को ड्रिफ्ट करता है और क्रोलर नीचे गिर जाता है। नैरो एस्केप के बाद विक्रम पूरी तरह बैफल्ड रह जाता है, जबकि मैं टाइमली मिशन के लिए रिच फैन को थैंक्स कहता हूं। आखिरकार हम ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब कुछ डेजर्टेड होता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि छुप कर पैदल आगे बढ़ा जाए, लेकिन विक्रम सामने खड़े ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा करता है, जिस पर मैं खुद बाहर निकलता हूं और उनका अटेंशन खींचता हूं। टोटल 3 ज़ॉम्बीज होते हैं। अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए और ये फील करते हुए कि मुझे स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं एक ज़ॉम्बी को तुरंत खत्म करता हूं और बाकी 2 को भी आसानी से गिरा देता हूं। मैं नोटिस करता हूं कि डे 1 से मेरी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस दोनों काफी इंप्रूव हो चुके हैं। थॉट्स में खोया हुआ मैं अचानक एक स्क्रीम से रियलिटी में लौट आता हूं। मैं देखता हूं कि एक आदमी ज़ॉम्बी से जूझ रहा है और चीफ का नाम चिल्ला रहा है, नेम पहचान कर कि यह चीफ का नाम है। मैं अपने ब्रोस से पूछता हूं कि क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए। रिच फैन को छोड़कर बाकी सब एग्री करते हैं। डिसीजन लेते हुए मैं ज़ॉम्बी को खत्म करता हूं और आदमी से पूछता हूं कि वह चीफ को क्यों बुला रहा था। स्ट्रेंजर बताता है कि चीफ ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो बताता है कि ज़ॉम्बीज मिलने पर उसने अल्टरनेट रूट लेने की सलाह दी थी, लेकिन चीफ ने उसे बोलने की सजा देते हुए कार से बाहर फेंक दिया था। मैं रीजन करता हूं कि चीफ शायद स्टेशन पर ही मिलेगा, जिस पर स्ट्रेंजर एग्री करता है और बताता है कि चीफ के पास काफी लोग प्रोटेक्शन में हैं। मुझे यह भी पता चलता है कि चीफ ने आउटसाइड हेल्प हायर की है। मैं उस आदमी को इन्फो के लिए थैंक्स कहता हूं। मेन ट्रेन स्टेशन की स्टेयर्स पर पहुंचकर मैं उसका नाम पूछता हूं और पता चलता है कि वो मिस्टर यू है। ऊपर चढ़ते वक्त
हमें स्टेयर्स पर एक छोटी लड़की खड़ी दिखती है। मिस्टर यू उसे आवाज देने वाला होता है, लेकिन मैं तुरंत उसका मुंह ढक देता हूँ और धीरे से कहता हूँ कि वो असली बच्ची नहीं है, वो लड़की असल में ज़ॉम्बी होती है। मेरे ब्रोस कहते हैं कि मेरी लक सबसे खराब है। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं रियल डेंजर में हूँ और मिशन रिवॉर्ड्स मांगता हूँ। एक ब्रो बताता है कि रिच फैन का पिछला मिशन एक 100 जन का था और एक जन की वैल्यू करीब 753 है। यह सुनकर मैं शॉक्ड रह जाता हूँ कि टोटल रिवॉर्ड 75300 के बराबर था। मिस्टर यू को क्वाइट रहने को कहकर मैं वेट करता हूँ। तभी स्टेशन के अंदर से तेज आवाज आती है। ज़ॉम्बी गर्ल आवाज सुनकर अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन मिस्टर यू फॉलो करने से मना करता है और उल्टी डायरेक्शन में भागता है। तभी फिसलकर एक दूसरी ज़ॉम्बी गर्ल के सामने गिर जाता है। वो उसे मार देती है। ब्रोस एक्सप्लेन करते हैं कि वह साइलेंट गर्ल्स है जो देख नहीं सकती लेकिन आवाज पर रिएक्ट करती है। स्टेशन से आती और आवाजें साइलेंट गर्ल्स को मूव करने पर मजबूर करती हैं। तभी टास्क मास्टर एक मिशन लॉन्च करता है, जब तक साइलेंट गर्ल्स पास से ना गुजरे तब तक मूव मत करना। रिवॉर्ड होता है किसी भी टारगेट की हियरिंग छीन लेने की एबिलिटी। सांस रोककर मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा रहता हूँ और साइलेंट गर्ल्स मुझे नोटिस किए बिना निकल जाती है। उसके अंदर जाते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ और रिवॉर्ड कलेक्ट करता हूँ। नीचे उतरकर मैं मिस्टर यू को चेक करता हूँ और उसका एम्प्लॉय आईडी कार्ड उठा लेता हूँ। शॉक में मिस्टर यू की बॉडी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, लेकिन मैं तुरंत उसे खत्म कर देता हूँ। अब मुझे रियलाइज होता है कि साइलेंट गर्ल्स लोगों को ज़ॉम्बी बना सकती है। मैं अंदर भागता हूँ और देखता हूँ कि विक्रम और आरव दोनों साइलेंट गर्ल्स से चेज हो रहे हैं। एक पल के लिए मैं सोचता हूँ कि उन्हें छोड़ देना ही सही होगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। तभी टास्क मास्टर एक और मिशन देता है, आरव और विक्रम को बचाओ और रिवॉर्ड होगा 20 जन। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैं एक खाली रेस्टोरेंट में जाता हूँ, स्टॉप वॉच उठाता हूँ और प्लान का नाम रखता हूँ ऑपरेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट वॉच। इधर आरव और विक्रम टॉयलेट के टॉप स्टॉल्स में छुपे होते हैं और साइलेंट गर्ल्स दीवारें नोच रही होती हैं। टाइम पर पहुंचकर मैं स्टॉप वॉच को बार बार बीप करता हूँ और बाथरूम से बाहर फेंक देता हूँ। साइलेंट गर्ल्स आवाज के पीछे भागती हैं और आरव और विक्रम चुपचाप नीचे उतर आते हैं। जब एक ब्रो पूछता है कि मैंने मिशन रिवॉर्ड यूज क्यों नहीं किया, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वह बहुत डेंजरस है क्योंकि टारगेट को टच करना पड़ता है। लेकिन तभी विक्रम बताता है कि उसका एंकल टूट चुका है। इस पर मैं आरव को उसे सहारा देकर चलने को कहता हूं। 20 जन हाथ में लेकर मैं उन्हें मेन स्टेशन की तरफ ले जाता हूं, लेकिन तभी नोटिस करता हूं कि विक्रम ज़ॉम्बी में बदलने लगा है। दांत भींचकर मैं आरव को खींचकर दूर ले जाता हूं और कहता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। सवालों से भरा हुआ मैं अभी के लिए सिर्फ एस्केप करने का डिसाइड करता हूँ। तब विक्रम इंफॉर्मेशन बोर्ड की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ट्रेन अभी भी चल रही है। मैं शॉक्ड रह जाता हूँ कि ट्रेन्स अभी भी ऑपरेट कर रही हैं। मैं विक्रम को थैंक्स कहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मन ही मन डिसाइड करता हूँ कि मैं गेम पूरा करूंगा और एक दिन उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। आरव के साथ ट्रेन का वेट करते हुए मैं उसे अलर्ट करता हूँ कि ट्रेन ट्रबल भी ला सकती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आने वाली ट्रेन बिना रुके निकल जाएगी। इंस्टेंटली हम दोनों एक बॉक्स में छुप जाते हैं। बुलेट ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है और उसके पीछे क्रोलर लगा होता है। पीक करते हुए मैं सोचता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक और ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पर रुकती है। मैं बाहर निकलता हूँ और आरव को वहीं रुकने को कहता हूँ। ट्रेन के पास पहुंचकर मैं ऑपरेटर को देखता हूँ। एक वुमन जो बाहर आकर गुस्से में पूछती है कि चीफ कहाँ है। छुपते हुए मुझे उसका इंटरव्यू याद आता है। उसका नाम कैप्टन रो होता है, एक ट्रेन इंजीनियर। वह 7.5 डिवीजन को लेकर बड़बड़ाती है और कहती है कि शेल्टर पाने के लिए उसे यह ऑर्डर्स मानने पड़ रहे हैं। मैं नोटिस करता हूं कि वह इंटरव्यू फोटो से काफी अलग दिख रही है और डिसाइड करता हूं कि उसे अपने साइड लाना जरूरी है। इधर आरव इशारा करता है कि वह अकेली है और उसे गिराया जा सकता है, लेकिन मैं तुरंत इंटरवीन करता हूं और कैप्टन रो और आरव दोनों को काम करता हूं। कैप्टन रो सस्पेक्ट करती है कि हम ट्रेन चुराना चाहते हैं। मैं मिस्टर यू का सिटी हॉल आईडी दिखाता हूं और उसे अपना बताता हूं। कैप्टन रो अथॉरिटी पहचान लेती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बहुत कुछ हो चुका है, चीफ मर चुका है और रास्ते में हम पर एम्बुश हुआ था। अब सिर्फ हम लोग बचे हैं। तब स्टेशन में ज़ॉम्बीज की आवाज गूंजती है। मैं तुरंत निकलने को कहता हूं और इंसिस्ट करता हूं कि सिर्फ हम 3 लोग बचेंगे। कैप्टन रो प्रोटेस्ट करती है, लेकिन मैं बताता हूं कि चीफ के मरते ही उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। मजबूरी में वो एग्री करती है और हमें ऑन बोर्ड कर लेती है। आरव का प्लीडिंग फेस देखकर उसे भी परमिशन मिल जाती है। ट्रेन चलती है। तभी विक्रम अब ज़ॉम्बी बन चुका स्टेयर्स पर लड़खड़ाता है और चीफ ट्रेन के पीछे चिल्लाता है। कैप्टन रो रियलाइज करती है कि चीफ जिंदा है, लेकिन मैं उसे वार्न करता हूं कि अगर रुके तो साइलेंट गर्ल्स पकड़ लेंगी। वो हेजिटेट करती है, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। चीफ डेस्परेट होकर कोड एंटन चिल्लाता है, लेकिन ज़ॉम्बी विक्रम उसे खा जाता है। कंट्रोल कैब में कैप्टन रो एक्सप्लेनेशन मांगती है। मैं फिर दोहराता हूं कि चीफ मर चुका है और कहता हूं कि वह कभी स्टेशन पर था ही नहीं। गुस्से में कैप्टन रो मुझे दीवार से टकरा देती है और मेरी असली आइडेंटिटी पूछती है। रियल नेम जानने के बाद
वह विक्रम की हत्या का इल्जाम लगाती है। लेकिन मैं क्लियर करता हूं कि मैंने कभी खुद को विक्रम नहीं कहा। जब कैप्टन रो हमें ट्रेन से फेंकने की धमकी देती है, मैं नर्वस होकर पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम एक्ट नहीं करते तो वो हमें चढ़ने ही नहीं देती, और अगर चीफ को बचाते तो सब मर सकते थे। कैप्टन रो मुझे किक मारती है और मैं व आरव दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। मूड हल्का करने के लिए मैं उसे उसका इंटरव्यू याद दिलाता हूं, जहां उसने कहा था कि फ्री राइड्स पैसेंजर की सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। जब मैं उसे नाम से बुलाता हूं और आर्टिकल का टाइटल कोट करता हूं, कैप्टन रो शर्म से ब्लश करती है और ऑकवर्ड फील करती है। लेकिन मैं चुपचाप ये सोचता हूं कि सही रास्ता हमेशा पॉपुलर नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा पेपर होता है जो सोसाइटी की सिर्फ अच्छी साइड दिखाता है। आखिरकार कैप्टन रो साय करती है और साथ काम करने के लिए एग्री कर जाती है। मैं उनसे डेस्टिनेशन के बारे में पूछता हूं और मुझे पता चलता है कि वो डिजॉन जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी में मैं 7.5 थर्ड डिवीजन के बारे में पूछता हूं, जिस पर कैप्टन रो कहती है कि उसने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना। वो बताती है कि उनसे सिर्फ रेडियो के जरिए बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किसी इंचार्ज की जरूरत है, इसीलिए चीफ में उनकी इंटरेस्ट थी। मुझे शक होता है कि यह डिवीजन कोई पावरफुल ग्रुप है जो बहुत से लोगों को कमांड कर सकती है। तभी अचानक आरव कंट्रोल कैब के बाहर एक साइलेंट गर्ल्स देख लेता है। मैं सबको चुप रहने का इशारा करता हूं क्योंकि साइलेंट गर्ल्स ने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया होता। मैं मन ही मन सोचता हूं कि अब इससे कैसे डील किया जाए। तब टास्क मास्टर एक नया मिशन भेजता है, 5 मिनट्स के अंदर साइलेंट गर्ल्स को मारो और रिवॉर्ड मिलेगा टारगेट की आंखों से देखने की एबिलिटी। मैं प्रोटेस्ट करता हूं और कहता हूं कि यह इम्पॉसिबल है। इसी बीच रिच फैन एक कंपीटिंग मिशन भेज देता है जिसमें 1 आवर के अंदर साइलेंट गर्ल्स को मारने को कहा जाता है। इस पर टास्क मास्टर और रिच फैन के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि मिशन जानबूझकर मुझे मरवाने के लिए रखा गया है, तो दूसरा कंप्लेन करता है कि ऐसे काम के लिए कंपनसेशन बहुत कम है। इस कंफ्यूजन के बीच मैं खुद को संभालता हूं और साइलेंट गर्ल्स की तरफ बढ़ता हूं, ये रियलाइज करते हुए कि वो मुझे परसीव नहीं कर सकती। मैं अपनी स्किल यूज करके उसकी हियरिंग छीन लेता हूं। मैं उसके शोल्डर पर टैप करता हूं, जिससे वह डर के मारे घबरा जाती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है। डिसोरिएंटेड होकर वह गलती से ट्रेन से नीचे गिर जाती है। कंफर्म करने के लिए कि वह मरी है या नहीं, मैं नीचे झांकता हूं और देखता हूं कि वह अब भी ट्रेन से लटकी हुई है, जबकि उसके पैर घिस रहे होते हैं। इसके जवाब में मैं बार बार उसके ऊपर स्टॉम्प करता हूं और उसके आर्म में कई बार स्टैब करता हूं। आखिरकार वह पकड़ छोड़ देती है, नीचे गिरती है और मर जाती है। ये देखकर मैं डिसबिलीफ में चीख पड़ता हूँ। इसके रिजल्ट में मुझे दोनों मिशंस के रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। मैं वापस कंट्रोल कैब में लौटता हूँ, जहां आरव चिंता जताता है और कैप्टन रो मेरी एबिलिटीज की तारीफ करती है। तभी कैप्टन रो बताती है कि 7.5 डिवीजन ने अभी अभी उससे कांटेक्ट किया है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आने वाले चेक पॉइंट पर ट्रेन रोकनी है, जिस पर मैं तुरंत चीफ के बारे में पूछता हूँ। कैप्टन रो एक्सप्लेन करती है कि पहले इंस्ट्रक्शन था कि सीधे डिजॉन जाना है, लेकिन चीफ की खबर मिलने के बाद प्लान बदल दिया गया। उसे मैकेनिक के साथ ट्रेन छोड़ने को कहा गया था। यह सुनकर मुझे शक होता है और मैं इन्फो पैनल चेक करता हूं। पैनल मुझे एडवाइस करता है कि चेक पॉइंट पर मत रुकना और बताता है कि उस चेक पॉइंट और डेजॉन के बीच एक और स्टेशन है। ग्रुप से मुझे पता चलता है कि कैप्टन रो अकेले 5 लोगों से फाइट कर सकती है। इसके बाद मैं चेक पॉइंट बायपास करने का सजेशन देता हूं, क्योंकि ब्लाइंडली उन लोगों पर ट्रस्ट करना अनसेफ है। मैं पॉइंट करता हूं कि प्लान सिर्फ चीफ की खबर के बाद बदला गया। ट्रेन को कोई डैमेज नहीं हुआ था। कैप्टन रो भी एग्री करती है और कहती है कि वहां फंसना डिजास्टर होगा। मैं ये भी नोटिस करता हूं कि डिवीजन हाल ही में सामने आई है, तो ऐसी हालत में चेक पॉइंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होना अनलाइकली है। आखिरकार कैप्टन रो डिसाइड करती है कि हम सीधे डेजॉन की तरफ जाएंगे। फिर भी मैं वरी करता हूं कि ट्रेन सेफली रुक पाएगी या नहीं। कैप्टन रो बताती है कि चेक पॉइंट के बाद एक ब्रांच लाइन है और अगर ट्रैक स्विच कर दिए जाए तो ट्रेन अधूरी लाइन पर चली जाएगी। वह कंक्लूड करती है कि पहला चेक पॉइंट बाईपास करने के बाद भी सेकंड चेक पॉइंट पर रुकना पड़ेगा। जैसे ही ट्रेन पहले चेक पॉइंट के पास पहुंचती है, मैं अपनी स्किल से अपनी आवाज एम्पलीफाई करता हूं और चिल्लाता हूं कि ट्रेन माल फंक्शन कर रही है। चेक पॉइंट पर मौजूद सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली होती। मैं वापस कंट्रोल कैब में जाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि इससे सेकंड चेक पॉइंट का रिस्पांस अफेक्ट होगा। ट्रेन टनल से गुजरती है। कैप्टन रो बताती है कि वह ब्रांच लाइन के करीब पहुंच रहे हैं और सोल्जर्स अब तक ज़ॉम्बी से नहीं निपटे हैं। आखिरकार हम सेकंड चेक पॉइंट के पास ट्रेन रोकते हैं। कैप्टन रो आरव को इंस्ट्रक्ट करती है कि हमारे जाने के 30 मिनट्स बाद हॉर्न बजाना। मीनवाइल मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अटेंशन खींचना जरूरी है। आरव को हॉर्न बजाकर तुरंत ट्रेन स्टार्ट करनी होगी। इसके बाद कैप्टन रो और मैं निकल जाते हैं। आरव पर भरोसा करते हुए हम चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं और कैप्टन रो बताती है कि ट्रेन पहले से स्लो कर देने की वजह से हमारा अराइवल अननोटिस्ड रहा। बेटर कवर के लिए हम हिल साइड से अप्रोच करने का डिसाइड करते हैं।
करते हैं। थोड़ी देर में हमें 4 सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो इंजीनियर को छोड़कर बाकी सबको मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कैप्टन रो के सिग्नल पर हम दोनों अटैक करते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली एक सोल्जर की राइफल सेफ मोड पर कर देता हूं, जबकि कैप्टन रो दूसरे को किक मारकर नीचे ढलान से गिरा देती है। वह पूछती है कि किलिंग्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है। बाकी 2 सोल्जर्स डर जाते हैं, लेकिन कैप्टन रो तुरंत एक को राइफल से मारती है और उसे भी नीचे गिरा देती है। आखिरी सोल्जर गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है और पूछताछ के लिए कोई नहीं बचता। मैं एक गन उठाता हूं और कैप्टन रो से पूछता हूं कि क्या उसे शूटिंग आती है, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट अप्रोच लेनी होगी। आगे बढ़ते हुए हमें ज़ॉम्बीज का एक झुंड पहाड़ी चढ़ते हुए दिखता है। मैं उसे जल्दी चलने को कहता हूं, क्योंकि चेक पॉइंट जल्दी क्लियर करना जरूरी है। आखिरकार हम मेन बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जहां सोल्जर्स तैनात होते हैं। मैं कम से कम 10 या उससे ज्यादा काउंट करता हूं। हम दोनों पोजीशन लेते हैं और नोट करते हैं कि शूटिंग शुरू होते ही ज़ॉम्बीज अंदर घुस आएंगे। रिस्क के बावजूद ट्रेन के टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें फाइट करनी पड़ती है। फायर करने से ठीक पहले एक सोल्जर हम पर गोली चला देता है और केओटिक फायर फाइट शुरू हो जाती है। कुछ सोल्जर्स गिरते हैं, लेकिन मैं भी इंजर्ड हो जाता हूं। मैं अपने ब्रोस से पूछता हूं कि क्या वह चेक पॉइंट देखने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ 3rd पर्सन व्यू ही देख पाते हैं। स्ट्रगल के बावजूद मैं बचे हुए एनिमीज पर फायर करता रहता हूं। अनएक्सपेक्टेडली कैप्टन रो भी हिट हो जाती है, लेकिन वह रियश्योर करती है कि गोली बस छूकर निकली है। लॉन्ग फायर फाइट के बाद हमारे पास सिर्फ 30 राउंड्स बचते हैं। सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं तो हम दोनों रिट्रीट करने का डिसाइड करते हैं। भागते हुए मैं अपने ब्रोस से मिशन मांगता हूं, लेकिन कोई भी मरते हुए इंसान पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। मीनवाइल रिच फैन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वह दूसरों से सपोर्ट मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैं दांत भींचता हूं और रियलाइज करता हूं कि ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। मैं सोचता हूं कि क्या सर्वाइवल की गारंटी देकर उन्हें कन्विंस किया जा सकता है। ऑप्शंस खत्म होते देख मैं ज़ॉम्बीज को सोल्जर्स की तरफ ल्योर करने का डिसाइड करता हूं। सिचुएशन पलटने के भरोसे के साथ मैं जोर से चिल्लाता हूं और ज़ॉम्बी होर्ड का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता हूं। मेरी एग्रो स्किल का नंबर तेजी से स्पाइक करता है, जिससे कैप्टन रो कंफ्यूज हो जाती है। तब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ज़ॉम्बीज को सोल्जर्स तक ले जाकर सरवाइव करूंगा। मैं एनिमीज की तरफ स्प्रिंट करता हूं और सबको सरप्राइज करते हुए एक सुपर जंप मारता हूं। सोल्जर्स के ग्रुप को पार करता हुआ मेन बिल्डिंग तक पहुंच जाता हूं। ज़ॉम्बी हॉर्ड मेरे पीछे दौड़ता है और ब्रोज कमेंट करते हैं कि हाई एग्रो की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं। बिल्डिंग के अंदर मैं पीछे का केओस सुनता हूं। मीनवाइल कैप्टन रो ज़ॉम्बी से जूझ रही होती है, लेकिन मैं टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेता हूं। मैं उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहता हूं, लेकिन वो हेजिटेट करती है। वेट किए बिना मैं उसे उठा लेता हूं और दौड़ने लगता हूं। कुछ मिनट बाद हम क्रैंक तक पहुंचते हैं। मैं कैप्टन रो को क्रैंक घुमाने को कहता हूं, जबकि मैं ज़ॉम्बीज को रोकता हूं। मैं सोल्जर्स और अनडेड के बीच की लड़ाई की आवाजें सुनता हूं। दूसरी तरफ कैप्टन रो क्रैंक घुमा देती है और मैं उसे तुरंत फिर से उठा लेता हूं। तभी हमें ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन जल्दी रियलाइज होता है कि ट्रेन बहुत तेज चल रही है। सीन देखते हुए हम देखते हैं कि कंट्रोल कैब में आरव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा होता है। ट्रेन रुकने के कोई साइन नहीं होते, तो मैं कैप्टन रो को उठाए हुए ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता हूं। एग्रो एबिलिटी 73 पर और सिर्फ 35 सेकंड्स बचे होते हैं। मैं कैप्टन रो को कसकर पकड़ता हूं और ज्यादा ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट करता हूं ताकि एग्रो पॉइंट्स बढ़ सकें। ब्रोज मुझे कैप्टन रो को छोड़ देने की सलाह देते हैं, लेकिन अचानक मेरा एग्रो 90 तक पहुंच जाता है और सिर्फ 14 सेकंड्स बचे होते हैं। अब जब मेरी फिजिकल एबिलिटीज पूरे 1000% पर पहुंच जाती हैं, मैं जोर से चिल्लाता हूं और कैप्टन रो को हवा में उछालकर ट्रेन की तरफ फेंक देता हूं। वो ट्रेन से जोर से टकराती है, लेकिन समहाउ खुद को मजबूती से पकड़े रखती है। उसी दौरान मैं पूरी ताकत से स्प्रिंट करता हूं और जंप लगाकर किसी तरह खुद भी ट्रेन पर चढ़ जाता हूं। ट्रेन पर पहुंचते ही मैं कैप्टन रो को ऊपर खींचता हूं और मेरे तीनों ब्रोज मुझे रिवॉर्ड में एक एक जन भेजते हैं। कंट्रोल कैबिन के डोर तक पहुंचने पर हम देखते हैं कि वो खून से सना हुआ है। अंदर जाकर पता चलता है कि आरव बेहोश पड़ा है और पूरा खून में लथपथ है। मैं बाइट मार्क्स चेक करता हूं, तभी एक ब्रो सजेस्ट करता है कि आरव के सिर पर मार देना चाहिए, लेकिन दूसरा उसे चुप करा देता है। यह देखकर कि आरव बस बेहोश है, मैं डिसाइड करता हूं कि अगर वह ज़ॉम्बी में बदलेगा तो बाद में डील करूंगा। तभी अचानक वह बदल जाता है और होश में आता है, जिस पर मैं एहतियातन राइफल रेडी कर लेता हूं। लकीली वह पूरी तरह कॉन्शियस होता है, तो मैं उसका चेहरा पकड़कर जल्दी से पूछता हूं कि क्या उसे काटा गया है। आरव बताता है कि उसने एक ज़ॉम्बी से फाइट की थी, लेकिन फिसल गया और सिर लग गया। ये सुनते ही अनएक्सपेक्टेडली मैं उसे कसकर गले लगा लेता हूं। एक ब्रो ज्यादा थरो चेक की बात करता है, तो मैं फिर से आरव की पूरी बॉडी चेक करता हूं, लेकिन कुछ भी अलार्मिंग नहीं मिलता। रिलीफ में मैं आरव को फिर से हक करता हूं। इसके बाद आरव पूछता है कि हम ट्रेन पर कैसे चढ़ पाए। तभी कैप्टन रो क्यूरियोसिटी में मुझसे पूछ बैठती है कि मैंने उसे हवा में कैसे उछाल दिया। यह सुनते ही आरव फ्रीज हो जाता है और मैं तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग रोकने की कोशिश करता हूं। आरव मुझे वार्न करता है कि लोगों को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट मत करो, जिस पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वह उस वक्त सर्वाइवल
और एड्रेनालिन का मामला था। अब बताओ इसके आगे क्या होने वाला है। ये जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में इस वीडियो को हाइप भी कर दो यार। नेक्स्ट पार्ट कल ही आ रहा है चैनल पर।